नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर के विधानसभा बिलासपुर में और यहां से विधानसभा बिलासपुर के प्रत्याशी जयदेव यदुवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी के नेता हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा बिलासपुर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार, आरजे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर, जैसे कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं इसकी? तैयारियाँ देखिए, हम तो तैयारियाँ ये चल रही हैं कि हमको बदलाव लाने की तैयारी चल रही है, ठीक है ना। अब बाकी तो क्षेत्र में लोगों को जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जो पिछले हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं जिसको लोग भूल चुके हैं कि समाजवादी की सरकार में क्या क्या हुआ था और उन कार्यों से आज क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो समाजवादी सरकार की 100 डायल थी वो आज भी प्रभावी ढंग से काम कर रही है। वो बात अलग है कि सरकार के पास डीजल ना पड़ रहा हो, कि सरकार ना डाल पा रही हो, लेकिन वो 100 डायल 112 में तब्दील होकर चल रही है। उसी की बदौलत आज जो राहजनी है, रोड की लूट होती थी, सब बंद है। वो सब चीज़ों को लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि वही एक समाजवादी सरकार ही थी उसने शिक्षा को, स्वास्थ्य को और सुरक्षा को महत्व दिया था और आगे आने वाले समय में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये 3 चीज़ें प्रायोरिटी में रहेंगी। जैसे कि आप विधानसभा में जाते भी होंगे, डोर टू डोर गाँव में जाते होंगे, तो मूलभूत समस्याएं क्या देखने को मिल रही हैं? मूलभूत समस्याएं देखिए, सबसे मूलभूत समस्या एक तो ये है कि बच्चों के जो, क्योंकि क्षेत्र में अमूमन गरीब लोग मतलब हैं और जो सक्षम लोग हैं वो जाके शहरों में बस गए, उनके बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो गरीब हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल जो पहले हुआ करते थे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कई स्कूलों की ये स्थिति है कि इस गांव का दूसरे गांव में मर्ज कर दिया गया, दूसरे गांव का तीसरे गांव में मर्ज कर दिया गया, तो बच्चों को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के जाना बड़ा मुश्किल है। पहले जब गांव स्कूल हुआ करते थे तो कम से कम गाँव में से निकल के स्कूल पहुँच जाते थे, घर में से निकल के स्कूल पहुँच जाते थे। अब दूसरे गाँव जाना पड़ रहा है, तो इससे और शिक्षा की बदहाली हो रही है। यानी जो हमारा भविष्य की पीढ़ी है उस पीढ़ी को शिक्षा के लिए कुछ मैं समझता हूँ कि ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते। जैसे कि 2027 में चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है 403 सीटों में से कितनी सीटें निकाल सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, अब ये 2027 में चुनाव है और 2027 से पहले 2024 का चुनाव हो चुका है लोकसभा का। वो हमसे किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। और 5 सीटों से डायरेक्ट 37 सीटें 37 नहीं, 37 तो आई हैं, 7 सीटें कांग्रेस की आई हैं। वो किसके बल पे आई हैं आपको पता है? वो भी समाजवादी का जो गठजोड़ था, गठबंधन था, उसी बदौलत वो 7 वो प्लस 37 ये 44 होती हैं। इसके अलावा 15 सीटें करीब लगभग 15 से 17 सीटें ऐसी थी जो कि 1000-1500 के मार्जिन से मतलब सत्तारूढ़ सरकार ने अपने बल पे अपनी जीती, जो कि समाजवादी जीत सकती थी। अच्छा, क्षेत्र में हमने भ्रमण किया, पूछा भी कई लोगों से, जानकारी नहीं, तो सबसे ज़्यादा समस्या खाद को लेकर के और आवारा पशुओं को लेकर के ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। देखिए, क्षेत्र में तो समस्याएं इतनी हैं कि समस्याओं को गिनना मुश्किल होगा। किसान, क्योंकि पूरा क्षेत्र ये खेती से जुड़ा हुआ है और खेती को लेके किसानों के सामने इतनी बड़ी समस्या है कि वो लाइन लगाए पड़े हैं। अभी मेरी बात चल रही थी आपके आने से पहले, पेट्रोले सोसाइटी पे लोगों की लाइन लगी पड़ी है, तो हर जगह लाइन लग रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो आज से यानी 10 साल पहले जो सरकारें थी, 10 साल पहले जो भी सरकारें रही थी, मैं समझता हूँ ज़मीन का क्षेत्रफल तो लगभग खेती का उतना ही है, बड़ा तो और नहीं है, घटा होगा, क्योंकि कई जगह कॉलोनियाँ कट करके ज़मीनें घट रही हैं। तो कृषि वाला जो क्षेत्र है वो घटा है और क्षेत्र घटा है। उस समय
यूरिया, डीएपी, एनपीके जितनी भी किसान को जरूरत होती थी, चाहे वो प्राइवेट दुकान से खरीदता था, चाहे वो सोसाइटी से खरीदता था, मतलब किसी को कोई बंदश नहीं थी कि आपको सोसाइटी से खरीदना है या आपको मतलब प्राइवेट दुकान से खरीदनी है। हर आदमी अपनी स्वेच्छा के ऊपर आधारित था और जहाँ से मर्जी आती थी वहाँ से कट्टा उठाया अपने खेत में डाला। आज उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको कि साहब आपकी इतनी ज़मीन है, इससे ज़्यादा कट्टे नहीं मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, भाई अगर आप इतना वो कर रहे हैं तो आप ये भी करा दीजिए, सरकारी तरफ से इतना भी हो जाए कि किसानों की जो ज़मीनें हैं उनकी मिट्टी की जांच हो जाए निःशुल्क सरकारी तरफ से, ताकि उनको पता लग जाए कि हमको कितना नाइट्रोजन देना है, कितना उर्वरक देना है इसके लिए। आप जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आप इसको भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ लोगों के सामने समस्या खड़ी की जा रही है। क्यों खड़ी की जा रही है? क्योंकि पिछली बार किसान बिल जो इनका वापस हुआ है वहाँ पर ये विफल हुई ये सरकार। अब ये दूसरी तरफ से मोड़ के ला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बहाने किसानों के इनके पास डाटा पहुँच रहे हैं। उस डाटा को अब ये एक सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम में लाना चाहते हैं और किसानों को एक तरीके से बंधक यानी एक खूंटे पर बांध कर रखना चाहते हैं, ताकि उनके पास जब पूरा आंकड़ा रहेगा और किसके पास कितनी संपत्ति है, ये भी एक वो चल रहा है सरकार की नज़र में। हमें लगता है कि किसके पास एक संपत्ति उसका भी इनके पास डाटा आ जाएगा और उसके बाद डाटा लेके मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अन्य जगह चल रहा है कि कहीं अडानी को 1 रुपये में ज़मीन दी जा रही है, कहीं किसी को दी जा रही है, कोई ना कोई मामला चल रहा है। अच्छा भाई साहब, 2022 में ऐसी क्या कमियां रही जो यहाँ की सीट नहीं निकल पाई? देखिए 2022 की कमियां, पहली बात तो ये रही कि कांग्रेस अलग लड़ी थी और समाजवादी अलग लड़ी थी, ये भी चीज़ रही होगी। और कहीं ना कहीं देखिए सरकार से पूरी तरीके से, जो वर्तमान सरकार है उससे पूरी तरीके से लोगों को और उम्मीद थी कि और कुछ अच्छा होगा, हो सकता है 5 साल में वो कुछ न कर पाएगा तो 5 साल और देते हैं इनको, लेकिन वो 5 साल देने के बाद लोग पछता रहे हैं। तो वैसे अब ये आपका पहला चुनाव है, इससे पहले भी कोई विधानसभा का चुनाव आप लड़े? नहीं, मैं विधानसभा नहीं लड़ा हूँ। मैंने बिलासपुर मुक्त की तैयारी की थी और विधानसभा बिलासपुर मुक्त ईवीएम के लिए मेरे लिए टिकट भी मेरा क्लियर हो गया था माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा, लेकिन पार्टी का निर्विरोध चुनाव कराने के उद्देश्य से माननीय वीरपाल जी हमारे जिला अध्यक्ष थे पहले, तो उन्होंने मेरे से कहा कि भी ऐसा है आप पार्टी के लिए समर्पित होइए और पार्टी हित में निर्विरोध चुनाव कराने के लिए आप सामने वाले को लड़ा देंगे बच्चा, ठीक है कोई बात नहीं। मैं आपको तो अपना टिकट कितने प्रतिशत मिल सकता है आपके लिए? टिकट होना कंफर्म है? देखिए प्रतिशत की जहाँ बात है तो ये तय करेगा हमारा नेतृत्व कि टिकट कितने प्रतिशत होगा, कितना होगा, जिसका भी होगा 100% होगा, ठीक है ना। अब लोग कहने के लिए तो सब कह रहे हैं कि साहब हमारा 100% है, हमारा 100% प्रत्याशी हाँ सब कह रहे हैं कि हमारा 100%। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो ये नहीं कहता कि मेरा 100% है, 100% उस दिन होगा जिस दिन सिंबल मेरे हाथ में आएगा, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर यह आती है कि नेतृत्व के हाथ में है और नेतृत्व इस बार जिस तरीके से 24 का जो उन्होंने मैं समझता हूँ कि कई तरीके से समीकरण बैठाए थे और समीकरणों के आधार पर उन्होंने टिकट वितरण किया था और जिसका रिजल्ट उनको मिला है उसी आधार पर अगर पार्टी अब भी टिकट करती है समीकरणों के आधार पर तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि 402 सीटों में से ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, 400 जीत जाए। अच्छा, एक तरफ अखिलेश जी पीडीए चला रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी कह रहे हैं कि हमारा अमृतकाल चल रहा है, तो पीडीए के आधार पर लगभग कितनी सीटें निकलने की संभावना है? देखिए अमृतकाल तो आप देख ही रहे हैं कि राम मंदिर का जो चंदन कहा गया, ये भी अमृतकाल में ही हो रहा है सब कुछ। अभी आप सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड में वो कौन सा वो है मंदिर, वहाँ से भी चंदा चोरी हो गया, तो अभी तो कितने चंदे चोरी की चीज़ें अभी सामने आएंगी, अमृतकाल में ही हो रहा है सब। तो अमृतकाल से तो कोई आदमी अनभिज्ञ है ही नहीं जिसको पता ना हो कि अमृतकाल में क्या क्या हो रहा है। अमृतकाल में यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि डंडिया बाजार से मोटरसाइकिल उठी है और यहाँ तुमड़िया गांव की मोटरसाइकिल उठी है। मोटरसाइकिल की रैकिंग करते हुए कैमरों में देखते हुए बंदा पकड़ा गया, रुद्रपुर जाके पकड़ा गया, मोटरसाइकिल पकड़ी गई, सब कुछ हुई और वहाँ से ये रिपोर्ट आई यहाँ के लिए, यहाँ चौकी के लिए कहा गया कि ये
जो चोर है वो पकड़ा गया है, आप इसको हैंड ओवर कर लीजिए। यहाँ से ये लोग इन्होंने ना तो मुकदमा पंजीकृत किया और ना ही उस चोर को हैंड ओवर लेने गए, क्योंकि इनको ये डर है कि इस महीने ज़्यादा मुकदमे हमारे ज़िले से ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो भी इनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको ये दिखाना है कि ज़्यादा कम से कम मुकदमे लिखे जाएँ, क्राइम क्या कितने भी हों, मुकदमे कम से कम लिखे जाएँ। ये इनकी नीति है, ये अमृतकाल में हो रहा है। जैसा कि अभी बिलासपुर विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं माननीय बंदे, तो उनका कैसा आपके लिए काम, कैसा कार्य उन्होंने किया है विधानसभा में, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? अब विकास कार्य आपको भी दिख रहे हैं, हमको भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं कि रोड बन रही है, इधर उसमें गड्ढा पड़ गए, अभी पिछले 6 महीने पहले बनी हुई। ये सामने वाली रोड जो है इसमें जगह जगह बैठ भी गई। तो किस तरीके से कितना विकास हो रहा है, विकास तो हो रहा है, विकास किस तरीके से हो रहा है, विकास का पैसा कहाँ विकसित कर रहा है, बात तो ये समझ नहीं आ रही है। जैसे कि सर आपके लिए अगर टिकट कंफर्म होता है, टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी से, तो कैसे टक्कर देंगे बीजेपी के लिए? देखिए अब ये तो क्या समीकरण रहेगा आपका? समीकरण तो देखिए मैं तो आपको बीजेपी का वोट, जो हमारा समाज का वोट, विशेषकर मैं कुर्मी समाज की बात करूँगा, कुर्मी समाज का वोट पिछली बार भाजपा को जाएगा और भाजपा का वोट, जितना वोट हम लेंगे उतना ही बीजेपी को टक्कर मिलेगी। अब कितना ले सकते हैं, लगभग हम सोचते हैं 20% के आसपास, टोटल विधानसभा का 20% के आसपास कुर्मी वोट है यहाँ पर। और कुर्मी वोट लगभग मैं समझता हूँ, क्योंकि इस बार जो मंत्री जी ने, जो हमारे बंदरवाला जी हैं, उन्होंने हमारे समाज को विशेषकर पीछे रखा है। बाकी किन किन को आगे रखा है ये तो कहने की बात ही नहीं है, आप ही देखते होंगे वहाँ जाकर। तो क्या कहना चाहेंगे बिलासपुर की सम्मानित जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? बिलासपुर की सम्मानित जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने लिए, अपने हित के लिए, अपने आगे वाली पीढ़ी के हित के लिए, क्योंकि शिक्षा जिस माध्यम से मिल सकती है और जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है और जो शिक्षित हैं उनको आगे लाइए। लगता है इसके चुनाव में जिन्होंने पिछले भी रिजल्ट दे रखा है, क्योंकि पिछले आपने देखा कि 20 लाख से ऊपर बच्चों को लैपटॉप दिए गए थे। लैपटॉप देने का मतलब समझते हैं, अभी हमने भी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारी तरफ से भी यहाँ रामपुर के जो टॉपर बच्चे थे उनको लैपटॉप वितरण कराया गया राष्ट्रीय डिग्री के माध्यम से। तो मेरा कहना ये है कि जो बच्चों को प्रोत्साहन दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है, या जो स्कूल बंद करा रहे हैं वो शिक्षा को बढ़ावा देंगे। स्कूल बंद करा के गाँव शराब की भट्टियाँ खुलवाई जा रही हैं, उससे शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आम लोगों को यही समझना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये भी एक हिंदू मुस्लिम का एक वो बनाया गया है कि आपको हिंदू अगर इनकी सरकार आ जाएगी, समाजवादी सरकार आ जाएगी तो ये मुसलमान हावी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अब पहले वाली समाजवादी और अब की समाजवादी में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। आज समाजवादी की बागडोर अखिलेश जी के हाथ में है, माननीय अखिलेश जी उसको हैंडल कर रहे हैं। उनकी जो नीति है, उनका कहना ये है कि जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ पे मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है और आने वाले टाइम में उनके लिए देखिए ना कोई भेदभाव किसी साथ, सारे धर्म के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को लेके चल रहे हैं, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं है। अब लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई जो भेदभाव कर रहे हैं हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर जो दीवारें लंबी लंबी बना रहे हैं उनको लाना चाहिए, या फिर जो भेदभाव मिटा रहे हैं उनको लाना चाहिए। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई आने वाली पीढ़ी के लिए हम शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करें, ज़्यादा करना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। जैसे कि विधानसभा के, यदि विधानसभा की सम्मानित जनता आपके लिए चुनती है तो सर्वप्रथम आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, सर्वप्रथम प्राथमिकता तो ये रहेंगी कि जो एक तो सुरक्षा जो चल रही है, ईमानदारी से जो केस मैं आपको बता रहा था, उसकी FIR पंजीकृत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई चोरी हुई है, उसकी FIR भी पंजीकृत होना चाहिए, और कोई गलत तरीके से अगर FIR पंजीकृत कराना चाह रहा था वो नहीं होना चाहिए। ये प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ जो बेरोजगार घूम रहा है उसके लिए रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध होने चाहिए। इस क्षेत्र में अगर
मौका मिला तो वो चीज़ ला के खड़ी करेंगे कि यहाँ का जो क्षेत्र का जो युवा है उसको रोजगार मिले। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, युवाओं से हमने बात की तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, तो रोजगार के लिए तो यहाँ पे कोई ऐसी फैक्ट्री इसमें रोजगार मिले उसके लिए देखिए वही तो बात है ना कि देखिए लोग अपने जो नेता हैं वो नेता अपने बच्चों के लिए तो रोजगार दिला रहे हैं, लेकिन आम जनता के बच्चों के लिए कोई रोजगार की चिंता नहीं कर रहा। और यहाँ पर जहाँ मैं समझता हूँ कि रोजगार जहाँ दिलाने वाली बात है तो रोजगार वही दिला सकता है जो रोजगार के लिए चिंतित होता है और जो रोजगार की भाषा को समझता है, क्योंकि हमने ज़मीन से उठ के सपना ये है, रोजगार भी अपना पाया है, रोजगार किया भी है और आज हमारे बच्चे भी रोजगार से हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लोग बेरोजगार हैं। तो लोग अपने बच्चों के लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, आम जनता की चिंता न करें। और मैं समझता हूँ कि अगर मौका मिलेगा तो आम जनता की चिंता करते हुए उनके लिए रोजगार सृजन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला रामपुर की 36 विधानसभा बिलासपुर से विधानसभा के प्रत्याशी जयदेव यदुवंशी जी, जो कि समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने विषय में जानकारी दी, विधानसभा के विषय में जानकारी दी और लगातार ऐसी जानकारी एवं जनप्रतिनिधियों से एवं प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूँ आपके साथ संवाददाता सचिन कुमार।